खुद का डायग्नोसिस हुआ इस बीमारी के साथ। तो मेरा अब खुद का भी अनुभव है। तो मैं ये चाहती थी कि ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको किसी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो मैंने सोचा ये स्पेस हम लोग एक कम्युनिटी की शुरुआत करेंगे। और आइडिया इसका ये था कि कोई भी कैंसर से जो अफेक्टेड होता है उसका सिर्फ फिजिकल एक बीमारी नहीं होती, उसको सिर्फ दवाइयों की या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। उसमें उसका जो मानसिक एक पहलू है वो भी आता है। उसके परिवार में उसके कैसे जो रिश्ते हैं लोगों से वो बदलते हैं इस बीमारी को डायग्नोज होने के बाद। उसको जो पैसे की है, अगर कोई समस्या आती है पैसे से रिलेटेड, तो वो उस पे कैसे स्ट्रेस एक इंसान पे बिल्डअप होता है। तो बहुत से पहलू हैं कैंसर के, सिर्फ एक पहलू नहीं है। तो हम चाहते थे कि हम कोई ऐसा स्पेस बनाए जहां हम इन सारे विषयों के बारे में चर्चा कर सकें। और शुरुआत चर्चा से करना है आज, लेकिन आगे जाके हम और अलग अलग तरह की पहल करने की कोशिश करेंगे। लोगों को सपोर्ट करने, अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम ये जो पैनल है, हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इस पैनल पे। आज खुद रवि जी भी हैं, मेरी ट्विटर पे बातचीत होती है, आज उनको देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भी एक उनका भी एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। और बहुत से पहलू के लोग यहाँ आज साथ में जुड़े हैं हमारे। तो आज हम ये चर्चा की शुरुआत इस पैनल से करेंगे और आगे जाके यही उम्मीद है कि हम स्पेस को एक बहुत ही मीनिंगफुल कम्युनिटी बना सकें सर्वाइवर्स के लिए, केयर गिवर्स के लिए, फैमिलीज के लिए, जहां कैंसर के को एक हम होलिस्टिक तरीके से देखें और एक होलिस्टिक तरीके से हम कैंसर के बारे में चर्चा करें और उसके इश्यूज को एड्रेस करें। तो मैं इतना ही कहूंगी ओपनिंग में, और अब विवेक जी को मैं हैंड ओवर करूंगी जो ये पैनल को मॉडरेट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रुचि जी, और बहुत बहुत स्वागत है सारे लोगों का जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो आगे भी जुड़ेंगे, बिकॉज दिस मीटिंग इज ऑल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन फेसबुक फॉर द लार्जर रीच। एंड हमारे साथ हमारे एस्टीम पैनलिस्ट हैं डॉक्टर SD बनावली सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी हैं जो कि एक एक्टर हैं, रवि प्रकाश एक लंग कैंसर पेशेंट हैं और BBC में जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ RJ अरविंद हैं जो मतलब इनको वैसे तो कोलकाता में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अरविंद आज हमारे साथ एक बड़ी खास आई वुड से तरीके से जुड़े हैं, या एक अलग अवतार में, एक अलग रोल में जुड़े हैं। वो रोल है केयर गिवर का, और क्या चैलेंजेस आती हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। और निशु जी हमारे साथ हैं। निशु जी बहुत लाइक एक बड़ा काम कह लीजिए, या एक बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस कर रही हैं, दैट इज नेविगेशन इन कैंसर। एंड इनफैक्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे केवट करके एक प्रोग्राम चलता है जो कि पेशेंट नेविगेशन प्रोग्राम है, एंड दैट इज लेड बाय निशु जी। एंड सर मैं सबसे पहला सवाल जो है बिना समय गंवाए पूछना चाहूँगा डॉक्टर बनावली से सर, क्योंकि हम बात करते हैं कैंसर की, और क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, लाइक आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, उनको भी एक बार कम से कम सेकंड ओपिनियन तो चाहिए होता है, वो आते हैं आपके यहाँ। और एक जब भी कोई व्यक्ति जो है जिसको भी उम्मीद होती है कि भाई कुछ नहीं ठीक हो रहा है, कोई आशा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, वो भी आते हैं, पहुंचते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। सर हमें ये बताइए कि आज जो जो हम वेलबींग बोलते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो उसमें आज क्या गैप है, क्या क्या गैप है रेदर लाइक एक जो एस्पेक्ट होता है वो तो भाई बीमारी हुई उसका इलाज करना है, इलाज के लिए प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल दवाइयों के हैं और अलग अलग चीज़ों के हैं। लेकिन जब हम बियॉन्ड मेडिसिन बात करते हैं, तो आज जो मेंटल हेल्थ बोल लीजिए या सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, उसमें उन सारी चीज़ों को लेकर कितना गैप है? सर आप अनम्यूट हैं। सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, thank you Vivek and thank you Urvashi for organizing this meeting. तो पहले तो मैं कहूँगा जो बड़ी सबसे गैप इंडिया में है, इंडिया और बाकी कई देशों में, लेकिन कंपेयर टू वेस्ट इंडिया में जो है वो है कि हमारे 70% हमारा पॉपुलेशन जो है वो रूरल है और स्मॉलर सिटीज में, और मोस्ट ऑफ द कैंसर सेंटर्स जो है वो मेजर सिटीज में,
या मेट्रोज में है, तो बाय द टाइम दिस पेशेंट्स कम ना, तो काफी जो अच्छे यानी जो अर्ली डायग्नोसिस हुए पेशेंट रहते हैं उनका ट्रीटमेंट छोटे सेंटर में विदाउट यूजिंग जो हमारे ऑन्कोलॉजी के प्रिंसिपल्स रहते हैं, यानी एक सर्जरी आप करेंगे, फॉर एग्जांपल ओवरियन कैंसर है या लंग कैंसर है, उसकी सर्जरी, अभी कैंसर की सर्जरी ये दूसरे एक सर्जरी से काफी अलग है, उसमें स्टेप्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स निकालने रहते हैं, काफी कुछ रहता है, वो किए बिना आप छोटे, इसमें छोटा ट्यूमर है करके आप निकाल देते हो, तो इनएडिक्वेट सर्जरी होता है, और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट करोगे आप तो फिर क्योर होना मुश्किल होता है, बीमारी वापस आ जाती है। तो ये छोटे सेंटर्स में अच्छी जो अर्ली कैंसर है उसको ट्रीट किया जाता है, और जो फोर्थ स्टेज का कैंसर है, जो बीमारी आगे ऑलरेडी फैली हुई है, आप इंडिया में ही नहीं, आप और बाहर परदेश में भी जाओगे तो ट्रीटमेंट उसका नहीं रहता है, कम रहता है, क्योर होने का चांस कम है। तो ऐसे पेशेंट्स आप सेंटर में मेजर सिटीज में आते हैं, जो मेजर कैंसर सेंटर है उसको फ्लड करते हैं, तो उसके वजह से आप जो अर्ली कैंसर है, क्यूरेबल कैंसर है, उसको भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट बढ़ती है, तो ये कम करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ना, जो अच्छे कैंसर, जो ट्रीटेबल कैंसर है उसका आप अच्छे सेंटर में भेजना चाहिए, और एडवांस कैंसर पैलिएटिव केयर जिसको लगता है वो आप लोकल करेंगे, तो आई थिंक ये आधा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो आपके जो क्वेश्चन था, मेन जो क्वेश्चन है कि आप पेशेंट को क्या चाहिए, तो ट्रीटमेंट तो एक बात, जैसे आपने कहा, एक बात हो गई, हम जब मेडिकल में पढ़ते थे तो हमारे एक बड़े प्रोफेसर थे, वो ऑलवेज यूज टू राइट ऑन हिज पेपर कि आई ट्रीट ही हील्स करके, जो भगवान क्योर करता है। बट आई थिंक वो उस जमाने में हमको लगता था बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन आई थिंक ये चेंज करना चाहिए। ये हमको जो लगता है हम ट्रीट करते हैं, और ट्रीट तो हम करते ही है, लेकिन आज अभी ना ट्रीटमेंट से ज्यादा हीलिंग अगर करना है तो पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ हमारी तरफ से जो मेडिकल है वो ट्रीटमेंट देते हैं और हमको लगता है कि हमने ट्रीटमेंट किया, पेशेंट ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली हमको अभी मालूम है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि वो नहीं है। पेशेंट का भी इन्वॉल्व होना, पेशेंट का भी उसमें सहयोग होना, और बहुत यानी ट्रीटमेंट के, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा देयर सो मच अलग ट्रीटमेंट है जिससे आप पेशेंट को हेल्प कर सकते हो ट्रीटमेंट का इम्प्रूव, ट्रीटमेंट का आउटकम में इम्प्रूव करने के लिए। वो हम चालू करना चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइजेज है, स्लीप है। स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट बात है बॉडी को हील करने के लिए। उसके कभी मैंने सुना नहीं है कोई डॉक्टर बात करते हैं स्लीप के बारे में। तो बहुत सी चीज, मेंटल वेलबींग है, ये सब जो चीज है वो अगर आप इन्वॉल्व करेंगे ट्रीटमेंट, जो कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडिएशन के साथ में, तो आउटकम्स जरूर इम्प्रूव होंगे। और हमको कभी कभी लगता है, हमारे भी कई कंसल्टेंट या डॉक्टर्स है, उनका ट्रीटमेंट आउटकम्स ज्यादा अच्छा रहता है, तो हम हर बार बोलते हैं कि अरे इसके पास भेजोगे तो आउटकम्स इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो काफी अलग यानी ट्रीटमेंट के अलावा करती है, तो उससे आउटकम इम्प्रूव होते हैं। आई थिंक इट्स राइट टाइम कि कीमोथेरेपी यानी फिजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री या सपोर्टिव केयर जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, और वो करेंगे तो आउटकम्स जरूर इम्प्रूव होंगे। थैंक यू सो मच सर। ये काफ़ी आई वुड से महत्वपूर्ण इनपुट था, बिकॉज इट दिस कमिंग फ्रॉम ट्रीटिंग फिजिशियन, तो इसमें बहुत सारी क्रेडिबिलिटी है एंड बहुत सारी वैलिडिटी है इस बात की। और मैं अब रुख करना चाहूँगा हमारे बहुत अजीज दोस्त रवि प्रकाश की तरफ। एंड रवि, हमें ये बताइए कि जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि भाई चोट लग जाती, कहीं गिर गए हम, तो पहले पैर में दर्द होता है या पहले उस अंग में दर्द होता है, उसके बाद लगता है कि भाई हाय मेरा तो फ्रैक्चर हो गया, अभी मैं कैसे चलूंगा, वो सारी चीजें अलग होती हैं। लेकिन जब ये बात कैंसर की तरफ आती है तो मतलब सबसे पहले जो चीज होती है, जो न्यूज सुनते ही जो सबसे जो आई वुड से जो एक मंजर होता है वो होता है दिल टूटने का। सबसे बड़ा जो शॉक लगता है वो मन को लगता है, शरीर को शायद पहले लग चुका होता है या हमें बाद में पता चलता है। तो हमें ये बताइए कि ये जो इमोशनल सपोर्ट या सोशल सपोर्ट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? आपके क्या एक्सपीरियंस है और आपकी क्या राय है? कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ ब्रीफ में अगर आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज कीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक यू आर अनम्यूट। अनम्यूट हो गया? जी 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 जी। अच्छा, धन्यवाद विवेक जी, और सब लोगों को प्रणाम मेरा।
देखिए अभी जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि क्या लगता है उस वक्त दिल टूटने का जो मामला रहता है, तो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से कि शरीर तो टूट चुका होता है, ये बाद में पता चलता है, और जब आपको पता चलता है तो आपका दिल टूट जाता है। तो जब आपका दिल ही टूट गया है और आपके शरीर में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई खराबी आ गई है, वो चाहे किसी भी लेवल की हो, किसी भी स्टेज की हो, तो जाहिर है कि आपकी जर्नी वहां से शुरू आप कर रहे हैं जहां पे रास्ता बंद था बहुत पहले से। या किसी आप वैसे घर को खोलिए जिस घर को आपने काफी वक्त से बंद किया हुआ है। आपका कोई फ्लैट मुंबई में है जिसको आपने 5 साल से बंद रखा हुआ है, आप अमेरिका में है और आप 5 साल के बाद आके खोलते हैं अपने फ्लैट को, तो जो दुर्गंध आपको मिलती है या जो दिक्कतें आपको होती हैं, कैंसर जब डायग्नोस होता है तो यही दिक्कत होती है फर्स्ट। दूसरा की जो बात होती है कि इमोशनल और सोशल सपोर्ट की, तो बहुत जरूरी है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता है, वो नहीं जान रहा होता कैंसर के बारे में। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, थोड़ी बहुत मैं हेल्थ की खबरें भी, हेल्थ की रिपोर्ट भी मैं लिखता था, लेकिन मैं बताता हूँ कि मुझे कैंसर के बारे में कभी नहीं पता था कि कैंसर का क क्या होता है या कैंसर का सी क्या होता है। अब मैं थोड़ी चीजें समझने लगा हूँ क्योंकि मैं कैंसर का मरीज हूँ, स्टेज 4 का, तो मुझे समझ में आता है। तो जिस वक्त आपका दिल टूट चुका होता है, जिस वक्त आपके शरीर में बीमारी जा चुकी होती है, उस वक्त आपको जानकारी भी नहीं होती कि कैंसर क्या है। तो जरूरी होता है कोई सपोर्ट करे, तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि आप टूटे हुए रहते हैं, आपको फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है ये फंड जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, कि कैंसर का इलाज करना काफी अच्छा है, ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, सेमिनार्स में, वेबिनार्स में और बाकी तमाम जगहों पे, कि ये स्टेज 1 में आता तो हम क्योर कर लेते, स्टेज 2 में आता तो हम क्योर कर लेते, हमारे पास ये थेरेपी, वो थेरेपी, फलाना थेरेपी, ढिमाका थेरेपी, 10 तरह की खबरें छपती हैं अखबारों में कि ये टारगेटेड थेरेपी की दवा आ गई है, अब तो मरीज ठीक हो जाएगा। 16 लाख रुपए महीने की दवा आती, कौन खरीदेगा भारत में 16 लाख रुपए की कीमत? हम सब लोग इस पैनल में, मुझे पता है कि 16 लाख रुपए किसकी तनख्वाह आ रही है एक महीने की। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा तो आप खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आदमी टूटता है, और उस वक्त उसको इमोशनल और सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हर आदमी इंश्योर नहीं होता और इंश्योरेंस की भी एक सीमा है। प्लस हर आदमी जो है ना, पार्लियामेंट में या असेंबलीज में नहीं बैठता जिसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती है, जहां हम कहते हैं रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर का सारी रेवड़ियां तो पार्लियामेंट में असेंबली में खा रहे हैं आप। तो आपको सपोर्ट है, हमको सपोर्ट नहीं है। और हर आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं है इसको इसका लाभ मिल रहा हो, तो हर आदमी को अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो सोशल सपोर्ट की बात आती है, जहां मिलाप जैसे प्लेटफॉर्म से जरूरत होती है कि मिलाप आता, कोई किट्टो होता, जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाता, कुछ फाइनेंस की मदद मिल जाती और घर के लोग खड़े हो जाते तो कुछ इमोशनल सपोर्ट मिल जाता। तो ये बहुत जरूरी है। इनिशियली मुझे यही कहना है। थैंक यू सो मच रवि जी। बहुत आई वुड से लाइक इट्स क्वाइट एन इमोशनल थिंग बिकॉज ऑफ कोर्स बीमारी ही ऐसी है और ये सराउंडिंग भी वैसी है। मेरा अगला सवाल है निशु जी से। निशु जी, जैसा कि अभी हमने देखा लाइक अगर हम सारे तारों को जोड़ने की कोशिश करें, सो कैंसर का डायग्नोसिस इटसेल्फ इज लाइक अ हेवॉक दैट प्लेज इन समबडीज लाइफ। देन जैसे रवि जी ने बताया कि मतलब लाइफ में मतलब किस तरह के चैलेंजेस जो हैं, क्या सवाल आते हैं, ख्याल आते हैं दिमाग में, और कैसे उसको फेस करने के लिए तैयार हुआ जाए। वाइल जब लोग तैयार होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें ये बताइए कि क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी वास्ट है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट नेविगेशन बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम दैट यू आर हैंडलिंग। हमें ये बताइए कि हमारा अब जो भी देश डालिए है ना, वो कितना इक्विप्ड है नहीं पता मुझे, वो सब तो इसमें डाल सिंपल। थैंक यू मिस्टर शर्मा आपके क्वेश्चन के लिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट इफ यू कैन रिपीट द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली। जी, मैं ये जानना चाह रहा था हमारे दर्शकों के बिहाफ पे कि हमारा देश जो है वो कितना इक्विप्ड है इस सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस को कोप करने के लिए और अपनी कैंसर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, वेदर इट इज लाइक थिंग्स लाइक डिप्रेशन, स्टिग्मा, टैबू है हमारे समाज में, सो मच सो दैट हमारे यहाँ पे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं उन लोगों से जो कभी सर्वाइव हुए होते हैं या जिनको कभी जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है इस तरह की। So I think आपका first and foremost, let me congratulate you as well as Ms. Urvashi for starting this initiative. And आपका जो नाम है इसका space, and it feels like a safe space जो आपने मेरे को बताया था for sharing. And I think ये जो एक initiative है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
to be able to reduce the kind of stigma and dogmas that are attached to cancer and cancer treatment. Also give the support. देखिए हमारा जो our country is very unique. It is one of the largest democracies. It is multicultural, multivariant. Also, we have variations in socio-economic, demographics, education. तो ये बहुत ही अच्छा सा एक flavor साथ में बैठते हैं. But when you look at cancer as as a diagnosis and then the treatment, वहाँ पर इन्हीं चीजों से आपकी health inequities शुरू होती हैं. So knowledge, empowerment, also empowerment not just of the patient but empowerment of the family, of the community. हम किस तरीके से वो कैंसर अवेयरनेस के बारे में और एक सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं for the entire community and ecosystem. That is very important. There was a study that was done in 2013 in a regional cancer center in Odisha. And उस study का ये expression था कि it takes about 271 days for a patient to tell the family कि मेरे को ये symptoms हैं and these symptoms are, troublesome. People don't come out with it. There is a lot of stigma attached to it और उस चीज को हम knowledge से ही और empowerment से ही दूर कर सकते हैं. Recently there was a guard in my building. I'm talking about Mumbai. Mumbai जैसी जगह में, and he knows that I work with Tata Hospital. It took him 2 months to approach me. उसने कहीं जाके कोई और सेंटर में, कहीं प्राइवेट क्लिनिक में. Then besides the fact कि अंदर मतलब बताते नहीं है, the other thing is referrals बहुत देर में जाते हैं. तो अगर आप किसी क्लिनिक को या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर रेफरल्स जो हैं, अगर लगता है that there is a suspicious diagnosis, that should be immediately then referred to the right hospital and to the clinician. Dr. Banavli brought out a very important point कि जब हम ऐसी जगह या बायोप्सी कराते हैं तो या फिर अगर हम इनकम्प्लीट इलाज कराते हैं तो जो आप when we come to a cancer treating center, there is already an advancement of disease. There is late stage presentation, which again leads to poor survival outcomes. Thirdly, I feel that there is already the burden of anxiety, there is fear, there is stigma, there is affordability, accessibility to cancer centers. Uske baad, another fear is communicable disease. There are some patients, I remember there was a patient that I had met during her follow-up. And I used to notice that the patient was a little depressed. And I was also told, because at that point of time, we were trying to teach yoga protocols to patients. So I was told by the coordinator that she's not going to follow anything. She is, she has gone into a kind of an isolation. When I had a conversation with her, I realized that to her, cancer meant a communicable disease. और आप ये सोचिए कि उनका treatment हो चुका है, she's on follow-up. She still felt that. She had stopped sleeping in the room, her bedroom. She started sleeping separately. She had also started giving her things away. She would not cook for the family, in spite of the fact that that was something that she loved doing. It took a lot of counseling to get her to a stage wherein she was able to accept that the treatment is done, she's in a good space. And I think these are the kind of things that come out with communication, and that is what we have tried to build with this initiative, which is navigation. So Hamari navigators, we try that they have an association with the patient right from the time the patient comes to the hospital, so that they know that there is someone to lead them through the journey. They do various things, explaining about hospital processes, information giving, resources, liaising with resources, also psychosocial counseling, family counseling, genetic counseling, then fertility counseling. आपने विवेक जी एक बात छेड़ी थी कि जो diagnosis होता है, that's very, very, it's overwhelming. And overwhelming nature is because the person becomes a patient. अभी तक आप एक, normal इंसान थे. Now suddenly you are given a diagnosis of a patient. There is a kind of a tab that is put. And I'm not only coming from patient navigation. I was a caregiver to my mother. 2005 was the time when I had first come to Tata Hospital. I lost her in 2007. And I had no father, no siblings. I was the only caregiver.
So my journey actually started not from patient navigation, but from there. And that is when you realize, when you have also gone through the same experience, जो रवि जी ने अभी हमको बताया, कि आपको ये महसूस होता है कि उस, you know, उस in that catastrophe किस तरीके का आपका expression आता है? What kind of support do you need? What is the kind of lack of support that the system is giving? There was a recent article that said that a cancer patient is spending about 3 lakhs annually out of pocket expenses. I mean, this is not even to do with the treatment. So, अगर timely treatment हो, timely diagnosis हो, early case presentation हो, उस तरीके की अगर कुछ चीजें हम लोग society में awareness की तरह ला सकते हैं, that will go a long way in helping cancer control. And we can do it. And we can do it, I'll tell you why. Because one thing that India has is very good networking systems. Our family support, जिसको हम लोग, you know, if we tap on to family and community support, it is very strong. The only thing is we need to actually be empowered and care beyond ourselves. अमेजिंग, आपने बहुत सही पर्सपेक्टिव जो है वो शेयर किया, एंड माय सिंसियर एम्पैथीज विद यू ऑन द जर्नी दैट योर मदर हैड टू गो थ्रू. क्योंकि आपने जैसे केयर गिवर की बात करी, तो केयर गिवर का एक पहलू होता है जो कई बार इट इज क्वाइट लेस टॉक्ड अबाउट, या शायद उसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि पूरा फोकस जो होता है वो पेशेंट पे होता है, ट्रीटमेंट पे होता है. हमारे साथ एक और भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैंसर पेशेंट्स को बड़ी करीब से देखा है. हमारे साथ अरविंद जी हैं. अरविंद एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक रेडियो प्रेजेंटर हैं और एक केयर गिवर भी हैं. अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नीड गैप है, जब हम बोलते हैं कैंसर केयर गिविंग, क्योंकि कोई सिखाता नहीं है, लाइक ये सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ती है, और एवरीथिंग कम्स एज अ ब्लो, इट कम्स एज अ न्यू थिंग, सरप्राइज, यार अच्छा ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है. तो उस चीज को जो है मतलब आपको क्या लगता है कि कितना टफ था आपके लिए, या कितना सरल हो सकता है और लोगों के लिए आने वाले समय में, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? Thank you so much, Vivek, और thank you so much to all the panelists. थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं, पर 2 लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा. पेशे से रेडियो प्रेजेंटर हूं, तो शब्दों को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा तरीका मुझे मिलता है कि कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरे गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसी जिंदगी को इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मेरे साथ मुस्कुरा रही थी. एक अरसे के बाद आया मुझे बड़ा गुस्सा, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और जिंदगी मुझे समझने की कोशिश कर रही थी. मैंने पूछ लिया कि क्यों इतना दर्द दिया आपने, जिंदगी हंसकर बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी. और इन कुछ लाइंस के साथ आई थिंक आई बेस्ट समराइज द जर्नी ऑफ अ केयर गिवर. आई रिलेट टू निशु सिंह मैम. आपने इतनी खूबसूरती से बोला, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंसेस विद माय मदर. शी इज रिकवर्ड राइट नाउ, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर. लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है, बीइंग द सोल केयर गिवर, जहां पर कोई सिबलिंग्स नहीं है किसी के घर में, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फेस. सबसे पहले विवेक जी, मैं 2-4 पॉइंट्स पे ना बहुत जल्दी हाईलाइट करना चाहूंगा बिना स्ट्रेच किए, एंड इट्स टू द पॉइंट. मुझे जो लगता है कि कैंसर जब किसी इंसान को होता है, तो उसके परिवार सदस्य, उसके फैमिली मेंबर्स, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द एलिमेंट कहीं ना कहीं. तो ये एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है हम सबके लिए. वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मुझे लगा was playing a very key role in my mother's recovery. Before my mother was diagnosed with cancer, palliative care जिसे कहा जाता है कि when you're taking care of someone with terminally ill diseases, मुझे उसका तजुर्बा और एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर अभिजीत दाम के साथ कोलकाता में. तो वो मेरे रेडियो शो पर गेस्ट भी रह चुके हैं. उनसे मैंने 3 चीजें सीखी कि जब कुछ होता है, when जैसे रवि भाई ने कहा कि when you're diagnosed with cancer, जब वो बायोप्सी रिपोर्ट कहता है ना आपसे कि हाँ मेडिकली इट्स कंफर्म व्हाट योर वर्स्ट फियर इज कमिंग थ्रू राइट नाउ, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो आपको करना चाहिए, जो मैंने अपनी मदर के साथ किया. आई स्टिल रिमेंबर 30 किलोमीटर का बड़ा लंबा ड्राइव था. तो मैं जिंदगी में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव टाइप का इंसान हूं. तो मैंने मम्मी को मुस्कुरा कर कहा कि देखो, वी आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, नंबर 1. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. बात अब पैसों की नहीं है, बात आपके मन की है. आपने शुरुआत मन के साथ की.
तो आई मेड माई मदर राइट समथिंग डाउन, जो उनके डॉक्टर को कहा लगा कि ये बड़ा यूनिक अप्रोच था, बट दिस समथिंग दैट आई जेन्युइनली डिड। घर पे प्रेयर होने के बाद मैंने उनको कहा कि एक पेपर में लिखो इस कैंसर को हराने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, आप शुगर की पेशेंट है, डू यू नीड करेज, डू यू नीड टू स्टैंड अप, एक्सेप्ट, स्ट्रेस कम करना, ऑल द पॉइंट्स। तब मैंने मम्मी को कहा कि जब आप इतने पॉइंट्स को लिख रहे हो, डू यू रियलाइज दिस कैंसर इज मोर ऑफ अ फ्रेंड टू यू देन एन एनिमी, आपका दोस्त है, ये आपका दुश्मन नहीं है। तो ये नजरिया मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली प्रैक्टिस्ड विद माय मदर एंड आई टोल्ड हर कि देखो दो तरीका है, एक आप रोना शुरू कर दो, यू नो यू स्टार्ट फीलिंग मोर टेंस्ड अबाउट लाइफ। मौत हम सबको आनी है, आज नहीं तो कल आपको, हमको, इस पैनल में सबको जाना है, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, इससे कोई बच नहीं सकता। तो एटलीस्ट the acceptance has to come where I figure out all the positives that this cancer is going to teach me. ये नहीं होता ना तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं आता, ये नहीं होता तो शायद आप ग्रेटफुल ना होते, ये नहीं होता तो शायद वो छोटी छोटी चीजों को आप महसूस नहीं कर पाते। That is one of the first things which I did with my mother. Second, जिसके साथ ऑपरेशन हो रहा है, my mother is a cervical cancer patient, और जितनी महिलाएं देख रही हैं, मुझे आप में अपनी मम्मी नजर आ रही है, and I request each one of you, if you have any gynae issues or problems, हमारे इंडियन सोसाइटी में ये जो टैबू है इसको हटाओ, अपने सन को, अपने डॉटर को, अपने पड़ोसी को, अपने हस्बैंड को, जिसको जाके आप कह सकती हैं कहिए, एंड कंसल्ट अ गायनी इमीडिएटली। क्योंकि एंड फॉर्चुनेटली माय मदर डिड दैट एट द एज, एंड वी कुड मूव अर्ली, वी कुड फाइट अर्ली। तो मुझे ये पता चला कि 90% ऑफ इंडियन फैमिलीज में सर्वाइकल कैंसर, विवेक भाई, कोई बोलता ही नहीं है अपनी फैमिली में, जब तक बोलता है द कैंसर इज स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, in you I look at my mother and my sister, and I want you to come forward and tell someone, telling that person कि उनके साथ क्या होने वाला है, बहुत sympathetic manner, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। ये पहली गलती है जो एज अ केयर गिवर हम करते हैं। एवरीवन इन द फैमिली, वो जो सिंपैथी वाला लुक लेकर हम आ जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, we will see what we can do, हमसे कोई हेल्प और उम्मीद की मदद चाहिए तो आप कीजिए। आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपको जेन्युइनली नहीं करना चाहिए। अगर हुआ है देन एड्रेस इट जस्ट ऑन द फेस, क्योंकि आप जितना उसको अवॉइड करोगे बार बार वो आता रहेगा, जो कैंसर पेशेंट है उसके जहन में आता रहेगा कि ओ माय गॉड मैं सफर कर रही हूँ, मेरे लिए इतने लोगों को दुख हो रहा है। इससे अच्छा आप सीधे नॉर्मल रहो, हंसते रहो, खुलखिलाते रहो, बोलो मूवी देखने चलो, कैंसर ही तो है, बुखार ठीक नहीं होता क्या, तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, सही से डाइट लो, सब ठीक हो जाएगा। ये रवैया, ये एटीट्यूड अगर एक केयर गिवर का रहता है, एक फैमिली का रहता है, सपोर्ट सिस्टम का रहता है, तो बहुत आसान है। इसके लिए तीसरा नुस्खा है जो मैंने अपनाया था, बहुत ऑफबीट था। मेरा एक हम आपके कौन टाइप का परिवार है, मतलब चाचा चाची ताऊ मौसी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हल्की सी चोट भी अगर किसी को आ जाए तो फिर वो फ्लाइट पकड़ के इधर कलकत्ता आने का उनका किस्सा है। और आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मैं जनरली ये दिल से बता रहा हूँ। सो one of the few things that I did which was very difficult was, मैंने फैमिली में किसी के साथ शेयर नहीं करा विवेक जी। मैंने अपने मॉम एंड डैड से रिक्वेस्ट करा कि आप किसी को मत बोलो, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय फादर एंड मदर नॉट टू शेयर दिस विद देयर सिस्टर्स, और इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि किसी के साथ जो 1970s में हुआ है, अब अगर वो जाके मम्मी के कान में भर दे या पापा के कान में भर दे कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाएगी। डोंट शॉप फॉर ओपिनियंस एंड डॉक्टर्स। ये मार्केट शॉपिंग नहीं है कि जहां पैसे कम होते हैं, इस डॉक्टर ने उसको ठीक करा। देखिए डॉक्टर वही ठीक कर सकता है जिसके साथ पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। दैट्स द लास्ट एंड द फाइनल एडवाइस। माय मदर फेल्ट कंफर्टेबल विद द गायनेकोलॉजिस्ट। जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप कंफर्टेबल हो, बस। इसके आगे आई टुक अ लीप ऑफ फेथ। एंड आई थिंक द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट व्हिच आई नीड टू मेंशन इज दिस एस्पेक्ट बहुत कम लोग बात करते हैं। People talk about diet, people talk about exercise, immune system को ठीक करना, but यहाँ पर निशु जी हैं, यहाँ पर रवि जी हैं, विवेक, you and me, we have spoken about this so much. Why don't we talk about spirituality? It is probably the best weapon you can have. The best weapon you can have. You may believe in, Jesus, you may believe in Allah, you may believe in whatever form of God that you want. It doesn't make a difference. But spirituality का सही definition है जिससे आप अनकंफर्टेबल और भयभीत फील करते हो, जब आप प्रेयर के आश्रय में आ जाते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड प्रेयर्स दैट वे। प्रेयर का दो डेफिनेशन है विवेक जी, आई एम नॉट नेगोशिएटिंग,
कि हे ऊपर वाले मुझे ठीक कर देना, हे ऊपर वाले मेरे मम्मी डैडी को ठीक कर देना, मैं आके तुम्हारा आरती करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, ये तो बार्गेनिंग हो गया। द एक्चुअल प्रेयर इज एक्सेप्टेंस, कि अगर ये आपकी मर्जी है, गिव मी द करेज टू गो ओवर इट, क्योंकि एक्सेप्टिंग द लिटिल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग योर सॉल्यूशंस। तो जितना अपॉर्चुनिटीज आज अपने आप को दोगे, तो बहुत लोग हो जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते वगैरह वगैरह। आई से जस्ट गो फॉरवर्ड एंड प्रे एंड पुट योर एनर्जी आउट इन द यूनिवर्स। आई एम थैंकफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने तो उल्टा किया, मैंने सबको बोला कि प्रे करो, एंड समहाउ आई थिंक दोस प्रेयर्स, कभी कभी होता है प्रेयर्स आर आंसर्ड, प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड, बट इन माय केस आई ऑलवेज से दिस टू पीपल, ऊपर वाले पे उतना भरोसा रखो, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, he took care of you at this particular point of time, no matter what the problems are. Of course, I'm sorry to just add one last line. इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी मंदिर जाओ सब ठीक हो जाएगा, मस्जिद जाओ सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला आप में है, you know, in each one of us that we talk to, in each one of us that we speak to, हमें उनमें ईश्वर नजर आता है। तो when you start looking at life that way, I think it makes a lot of sense. When your mind is calm, then your mind becomes calmer. एक केयर गिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैनिक नहीं करे, राइट डिसीजन ले, सही टाइम पे ले। ये कोई सब्जी बाजार नहीं है कि ये डॉक्टर ने 500 रुपए कम किया तो मैं इसके पास जाऊंगा, ये डॉक्टर के पास मेरे फूफा जी 20 साल के पहले गए थे, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। नो, यू डू योर रिसर्च, आपका अपना दिमाग है, आप देखिए डॉक्टर के साथ आप किस तरह कंफर्टेबली महसूस करते हो, सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं या नहीं। एंड लास्ट, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेल द पर्सन इट्स नॉट टू बी फियर्ड, मतलब डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैंसर में जो पहले 3 अक्षर हैं, ऊपर वाला आपको वहीं पर एक इंडिकेशन दे रहा है, CAN, यू कैन विन अगेंस्ट कैंसर, यू विल विन अगेंस्ट कैंसर। बस एक बार अपने मन को कह कर तो देखो। शायद मैं आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूं विवेक जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक आखिरी बात है, एंड दिस इज वेयर आई विल एंड, and I constantly thinking about Nishu Singh ji, the way she spoke, I could relate to her, you know, word to word and emotion to emotion, and even Ravi ji. एक गांव में ना 2 बच्चे थे, एक मोटा एक पतला। तो मोटा बच्चा जो है, जस्ट टू कीप इट वेरी शॉर्ट, एक कुएं में गिर जाता है और बहुत दूर वो अपने गांव से है। तो छोटा बच्चा जो है उसको खींच कर somehow he manages to make a rope out of climbers और उसको उस वेल से निकाल कर they come back to that village। अब विलेज में सब उनकी तलाश में है। तो जो सरपंच है पूछते, भैया क्या हुआ? बोला ये गिर गया था कुएं में, मैं उसको उठाकर लेकर आया। तो सब हंसने लगते हैं उसके ऊपर, पर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है, तुम तो यार पतले हो, इतना मोटा, तुम उसको कैसे खींच सकते हो? तो गांव में एक बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा आप बच्चे की बात सुन नहीं रहे। बच्चे ने कहा ना, ये एक बच्चा गिर गया, मैंने उसको खींच कर निकाला। सवाल ये है कि वो ये कैसे कर पाया? वो इसलिए कर पाया क्योंकि आसपास उसके कोई नहीं था जो उससे कहे कि भैया तुमसे ना होगा। तो कैंसर की फाइट में भी यही रूल है, फाइंड द राइट कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फाइंड एंग्शियस पीपल अराउंड, उनसे एंजाइटी ज्यादा बढ़ती है। केयरगिवर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो खुद पॉजिटिव रहे, तब जाकर वो पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। नॉर्मल रहे, उनको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर लेकर जाएं, खाना खिलाएं। अगर वो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं तो प्रे करने के लिए उनको प्रोत्साहन दे, मोटिवेशन दे। कट देम ऑफ फ्रॉम पीपल who genuinely start crying, क्योंकि इससे उनका जो मानसिक टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान जितना भी पॉजिटिव रहे, जब कोई आके कहता है oh my God तुझे हुआ है, how will he take care of you? और lastly I think you need to pray because it's a very difficult task for a caregiver. विवेक भाई, मैं सुबह 4 बजे तक अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहा करता और 5 बजे मैं अपने शो के लिए आता, क्योंकि मेरा सुबह का शो शुरू होता था 7 to 11 AM। शो खत्म करके पापा के साथ मिलके, वो घर पे अकेले रहते थे तो मेरा दिमाग उनके लिए रहता था। Then I used to cook for him, and I'm so thankful to my father because without his support, I think this would just have not been possible. He used to stay alone, and he would say, "You go and stay with your mother; she'll be fine." So it's a process. It's a very, very tough process. But I think when you push yourself, you also learn that you can do this. आपके अंदर एक अजीब तरह की zen confidence आ जाती है। क्षमा कीजिएगा, शायद सबसे ज्यादा समय मैंने लिया, but दिल की बातें थी, and I wanted to share it with you. Thank you, Vivek ji. All I have to say after listening to you, love you, brother. And I'll get back to you. And moving on to Anuj Viswanathan, who is the co-founder of Milap.org. And Milap जो है एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। अनुज का जो एक्सपीरियंस है वो काफी वास्ट है, बिकॉज शायद प्रॉब्ली Milap was the first company to introduce crowd funding in India.
अनुज हमें ये बताइए कि जो क्राउड फंडिंग होती है, लाइक इसका सक्सेस रेट और इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन में कितना है? क्या आपके पास कोई डेटा है? बिकॉज आप हजारों लोगों को हेल्प करते हैं हर महीने. First of all, thank you, Vivek, for inviting me to this panel, and lovely listening to all of you, especially Mr. Arvind and Nishu Goyal ji. Thank you so much. And I have been a caregiver myself for my mom, so I can only sort of resonate with each and every word that both of you spoke. Now, yeah, specifically around what is the role of crowdfunding when it comes to something like paying for critical treatments like cancer. So one of the common misconceptions that people have in general, right, but is sort of slowly going away, is that crowdfunding is something that is used only for people who can't who are below poverty line or who are extremely disadvantaged, come from disadvantaged backgrounds, etc., etc. In fact, it is actually the reverse. More and more crowdfunding is being used by people whom you would otherwise classify as middle class, upper middle class. And there are two reasons for it. One, when it comes to our healthcare system per se, right? While access is always a challenge, so to speak, irrespective. When it comes to affordability, there are a lot of sort of schemes and options for people whom you would call as below poverty line, right? There are government schemes and subsidies and etc. per se. Whereas when it comes to middle class per se, those options become smaller and smaller. And add to it is the fact that the average sort of insurance cover of a family, India as such has probably, I think, insurance penetration, if you keep outside of the, the state and the central government schemes, if you keep it outside of that, the coverage is probably around 10%, right? So we still have a long way to go. And even with that 10%, the average sum insured the last time, there was a survey done, was less than 4 lakh rupees, right? Now, when you're impacted by something like cancer, the cost of treatment, and not just the cost of treatment, but also the out-of-pocket expense, and in some scenarios where it also involves transplants, etc., it goes into tens of lakhs, over a course of time. And this is where crowdfunding as a concept sort of comes in. It is not new at all. It's to put it very, in a blunt way, it's old wine in a new bottle. India has relied on our communities, right? People that we know, our friends, families, the social communities, etc., etc. What crowdfunding has brought is to bring that whole network online, right? So, 20 years ago, if you were diagnosed of cancer or, and require money for treatments and you don't have it for yourself per se, your closest 10 relatives, family, friends, colleagues would come and support you. Today, what crowdfunding has done is that it's not just the 5 and the 10 closest people that you can reach, but also, hundreds of people, the people that you went to school with, the people that you were once neighbors with, you were colleagues with, etc. It makes the most important challenge less harder, which is asking for help, right? The important challenge is not giving help, right? The important challenge is the hardest challenge is asking for help. Now, we started crowdfunding specifically for medical treatments in 2014 onwards. So over the last 10 years, our data shows that there are nearly 30,000 patients who have used the platform to raise money for cancer and related ailments per se. So this could essentially be for chemotherapy, this could be for transplants like bone marrow transplants, etc. per se. Now, when it comes to, there are two aspects to the success rates. One is essentially the financial aspect, as you would call it, which is how much of the money has essentially sort of been raised, so to speak, and how much did it contribute to the overall,
sort of pool of funds that a patient or family needs. The other one essentially is the sort of the long-term, how did that actually contribute to eventual sort of treatment and continuity of treatment more than anything else, right? Our data essentially shows that, 1/3 of the people, unfortunately, don't do anything about, the fundraising. They are not able to raise anything meaningful per se, right? But if you were to sort of exclude the 1/3, which is essentially people who raise less than 5,000-10,000 rupees, which is not meaningful, so to speak. If you were to exclude that, the median essentially is roughly around 40% of the funds are essentially raised. So if your average requirement is somewhere around 8.5 lakhs, which is what we saw, for cancer and allied treatment. So this could be something like, let's say a child needs a bone marrow transplant, right? Because they have been diagnosed of, leukemia, which might go all the way to like 30-40 lakhs, depending upon the kind of transplant, to things like chemotherapy and so on, or surgeries and so on. So the average goal or the requirement that people come to, Milap is roughly around 8.5 lakhs. And they're able to raise 40% of the median person is able to raise 40% of it. So that's still a meaningful sort of a contribution, so to speak. Now, we've been tracking, a lot on the pediatric side of things, because somehow we find even parents are very forthcoming when it comes to sort of sharing about the progress of their child, etc. So while I do not have data for overall how has this, we've seen that specifically when it comes to pediatric cancer, and this also sort of tallies with the other research studies that have essentially been done, etc. Nearly 90% of the children who have essentially, part of the platform, raised some money, and who have essentially continued the treatment, have essentially sort of seen a high success rate, survival rate per se. And it particularly is, if, comes in between the age of, anywhere between 4 to 15, as we sort of see it, the success rate is largely hovering around 90%, right? While we do not have the exact data for the other, per se, which is also what most of the pediatric oncologists talk about, which is while cancer as such might look like having a, considerable mortality rate, etc., but when it comes to children, right, if timely intervention is done, the success rates are extremely high, right? The 5-year success rates that people talk about is extremely high, right? And it also sort of has, what our learning has been in this journey is that financial is not just a standalone thing, right? Financial is deeply intertwined with social and emotional support per se. So I broadly call this as 4-frame, theory. One is clinical, which is essentially you have the right doctor, have you been diagnosed at the right time, are you taking the right treatment journey, etc. The second one is essentially financial, which is are you covered for it, be it in insurance or your own savings, or people willing to sort of come together, etc. The third one is essentially not often talked about, but very important, which is the social determinants of health, which is are you in a place, in a space where you are able to undergo that treatment comfortably, right? Like, are you able to commute? Do you have the right nutrition? Especially when it comes to children, do you have activities outside of just the treatment, etc. to all of those matter. And the final one essentially is the emotional one, which is, are you in the right space, in the right frame of mind, etc. Now, interesting survey learning for us was the financial is closely linked to social and emotional, and it's mutually symbiotic, which means wherever we have seen caregivers who are primarily the ones, caregivers or their next of kin who are essentially raising money, when their social and emotional determinants
are, sort of in the right place, right? When they have a right support system and a right network, their ability to sort of mobilize financial resources is much significantly higher, right? So most people think it is the other way around, which is essentially saying that if money is solved, then everything else gets automatically solved, right? Which is how we also look at our life, right? Which is essentially, if we have money, then everything else can be solved. But what we have actually seen, right? The people who are able to sort of raise money, right? Which is essentially, inspiring, encouraging their community, friends of friends, the local people that they know, etc., etc. They are only able to do it well when their emotional, state is balanced, right? And when it is not, it becomes, no matter who you are, what networks you have, where you went, or where you live, or what you've studied, doesn't matter. You are just not able to sort of leverage it. Because I go back to the most important part, which is the most difficult part in all of this is asking for help. It is not, whether that help is actually available or not, right? We have reached a stage where, be it clinically, be it comes to emotional aspects or social aspects, and even financial aspects, there is enough and more sort of resources that you can always tap. But only when you sort of ask from a place where, you are able to sort of leverage it. And that has essentially been our, sort of learning, so to speak. In fact, while we are a crowdfunding platform, 90% of our relationship managers, people who actually interact with the patients and caregivers in helping them raise money, 90% of their time is spent talking about other things other than Milap or the platform or everything else. 90% of the time is spent about talking about, things like, how's the treatment going, what challenges are they facing. So sometimes people travel from one state to another state, language is a barrier, transportation is a barrier. We talk about that, we try to help them out with that, we give them resources, etc., etc. And 10% of the time is essentially spoken about how to use the platform, how to leverage it, etc. Because that's been our key learning, which is, unless they are in a state of mind where they believe that they can essentially sort of fight this, doesn't matter what your profile is or what your networks are, you won't be able to mobilize the resources. And vice versa also. We've had people who are like what you would call as people from very moderate backgrounds, right? Like I remember a story of a small shopkeeper. He runs a Xerox photocopying machine shop in a place called Jalna, right? Jalna is a tier 4 place in Maharashtra, right? And his son was diagnosed of leukemia, and they had to take him to CMC Vellore for transplant, and it requires 50 lakhs, right? Because it's not a match and all of those, so to speak. Now he's a small shopkeeper. He says, like, I probably earn around 8,000-9,000 rupees, right? And he reached out to us. We explained to him how crowdfunding works, etc. And then we try to understand who he is, etc., etc. And then that's when he essentially sort of leveraged that entire community, right? Across Jalna, be it like somebody spoke about spiritual places, across Jalna, he was able to leverage the story and raise. So nearly 7,000 people contributed to his fundraiser. So you could see the average is less than 1,000, right? So that's essentially what our learning experience has been, over the last 8 years. Thanks, Anuj. It was quite an insightful thing. Can you please mute? Who's this? I'm not able to mute. Mute कर दीजिए, please. Yeah, I'm not able to find. Yeah. Okay. So here we have our,
very esteemed guest. He is an actor, आशीष शर्मा जी. आशीष भाई नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका. मैं चाहूँगा बिफोर हम डॉक्टर बनावली से एक और सवाल पूछें, आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को या जितने भी हमारे सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ में शेयर कीजिए कि कैंसर को लेकर, इसके इलाज को लेकर, इसके टैबू को लेकर, इसके स्टिग्मा को लेकर आपके क्या ख्याल हैं, और अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ऐसा फील किया हो आसपास तो प्लीज शेयर कीजिए. Thank you so much for having me here, first of all, and I hope I am audible to you. Yes, very much. Thank you. Thank you especially to Urvashi ji for organizing this and giving me this platform to actually come and hear so many experiences from so many people. और हम ना अक्सर मतलब मैं केवल एक ऐसे इंसान के तौर पर ये बात कर सकता हूँ कि मैंने शायद कभी अपने जीवन में इतना अपफ्रंट और इतना क्लोजली कैंसर को देखा और जाना नहीं है, पर ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसको 90% हम सभी ने अपने घरों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा है, जाना है, या इससे जूझते हुए या इससे किसी को खोया है. और अगर ये सही है तो फिर इसके बारे में बात ही नहीं की जाती हमारे घरों में, क्योंकि इसे जैसे आपने कहा कि टैबू बोला जाता है. मैं राजस्थान से हूँ और मैं बहुत छोटा था. बीकानेर में मेरे डैड पोस्टेड थे, एसडीएम थे, और बीकानेर में ट्रेन आती है बठिंडा से, इसे कैंसर ट्रेन बोला जाता है, जिसके अंदर कैंसर पेशेंट्स आते हैं जो कि किसान होते हैं और वो बीकानेर में आते हैं. बीकानेर के आचार्य तुलसी जो कैंसर फैसिलिटी है वहाँ पर वो आते हैं और वो आज तक आते हैं. और ये कोई छोटी बात नहीं है. उसके अंदर बाकायदा कैंसर को कंसेशन दिया जाता है, उनके साथ में जो उनके केयर गिवर्स आते हैं उनको कंसेशन दिया जाता है. और ये जो आंकड़े हैं और ये जो पूरी एक ट्रेन आ रही है, इसके बारे में अमूमन लोगों को शायद पता भी नहीं कि ऐसा होता है. और हम सोचते हैं कि, और एक बड़े सी ना जेनरिक एक वो बनाई हुई है लोगों ने धारणा की, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या दारू पीते हैं तो कैंसर हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं. दूसरी धारणा ये है कि हम तो हेल्दी खाते हैं, हमें कैंसर नहीं होगा. हम जो सब्जियां खा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, सब के अंदर केमिकल्स हैं. वो सब रीजन बनते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस बीमारी का, और हम इसके बारे में ना बात करते हैं ना हमें पता है. मैं एक्टर हूँ, हम लोगों की जीवन शैली होती है जिसमें हम बड़ा हेल्थ को तवज्जो देते हैं, बड़ा फिट रहने को तवज्जो देते हैं, और हम ऐसा सोचते और समझते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो बड़ा अच्छा खा रहे हैं, पर वो कहाँ से आ रहा है वो हमको नहीं पता है, उसमें क्या है हमको नहीं पता है. और वो केवल इसलिए क्योंकि मेरा पूरा परिवार एक्चुअली में फार्मर्स हैं. मेरे पिता आज भी खेती करते हैं, रिटायरमेंट के बाद में बहुत बड़ा खेत है. और इस पूरी बात को तवज्जो को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉन्शियसली मेरे पिताजी ने ये चॉइस करी थी कि वो नेचुरल फार्मिंग करेंगे और पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे, केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे. और एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ में. जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनके आसपास के जितने भी जमीनों पे लोग खेती कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोका. उन्होंने उन्हें ये कहा कि आप नेचुरली खेती करेंगे तो आपका उपज ज्यादा नहीं होगी, आप केमिकल यूज कीजिए. तो पापा ने उनसे, जो कि खुद किसान है, एक दूसरे उनसे ये पूछा कि ये जो आप उगाते हो ये आप अपने पोते को खिलाओगे? तो उसने मना कर दिया. उसने कहा हम तो हमारी दूसरी जमीन पे छोटी सी खेती करते हैं जिसमें हम अपना खुद का उगाते हैं, जिसमें हम केमिकल्स नहीं डालते. तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत हिट करी कि अवेयरनेस है, लेकिन शायद कमर्शियल रीजंस की वजह से या जो भी रीजंस है उनकी वजह से आप इस बात को तवज्जो नहीं देते हैं, और वो हम हर रोज हर दिन हमारे अंदर उन चीजों को हम लोग एनीवेज खा रहे हैं उन चीजों को. इसके अलावा जो मैं अभी सुन रहा था आप सबकी बातें, देखिए ना कि हमें ऐसा लगता है कि ना सामने वाला इंसान की जिंदगी में कुछ घट नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना कुछ घट रहा होता है जिसको हम शायद समझ नहीं पाते हैं, और जो जितना ही हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमारे जीवन में उलझे होते हैं.
what I strongly see is that कि हमें ना केवल कैंसर पेशेंट्स के जो भी हम रिकवरी की बात कर रहे हैं या हम केयर गिवर्स की बात कर रहे हैं उनके वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें उन्हें समझने की और उन्हें कैसे हम एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट दे सकें जहाँ पर कि वो अच्छे से उन चीज़ों को इस चीज़ का सामना कर सकें या जूझ सकें। हमें इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये होता क्यों है, किस कारण से होता है, क्योंकि हम ही उसकी वजह है कहीं ना कहीं। यदि हमें उस कारण को हमें उसके रूट कॉज को हम जैसे बोलते हैं कि धूम्रपान मत करिए या ये सब गुटखा मत खाइए, ये ना मुझे नहीं लगता इससे कुछ होता है। इट्स अ वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज। इससे कुछ नहीं होता है। हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस है वो, उसका रूट कॉज हमें समझना चाहिए। इन चीजों का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद इन चीजों को पनपने का मौका देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद उस चेन का हिस्सा हैं, कंज्यूमर बन के हम खुद उस चेन का हिस्सा हैं किसी ना किसी तरीके से। और हमें, अगर हम उस रूट कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम ऐसी ही बहुत सारे स्पेसेस हर दिन हर साल लगातार होस्ट करते रहेंगे जो कि अंतहीन है। ये प्रोसेस अंतहीन है। क्यों? क्योंकि हम उसके रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे, ना कोई बात कर रहा है। Yes, there are survivors. Yes, once you have it, you have to have an holistic approach towards it. Yes, you have to have courage. Yes, you have to have all these things which is given. ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं, जिनको होता है और जिनके आसपास ही होता है, दोनों के लिए। बट ये रुके, ये थमे, हम इसकी रूट के बारे में बात करें, उसके ऊपर काम करें, वो भी उतना ही आवश्यक है। वरना ये पूरा प्रोसेस एक विशियस साइकिल जिसमें हम गोल गोल घूम रहे हैं और हम घूमते रहेंगे जब तक कि हम उसको रूट से बात ना करें, रूट कॉज को खत्म करने की बात ना करें। एंड आई थिंक हमें अपने ओर से वो पहल करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेरे पिता ने हमारे अंदर ये बात डाली, तो हमने एक छोटी सी पहल की है। भले ही उसका शायद लार्जर इम्पैक्ट ना हो, बट छोटी छोटी चीजें ही एक चेन और कड़ी बनकर बड़ा बनती हैं। तो आई जस्ट होप एंड विश कि हम लोग रूट कॉज पे अपनी ओर से जितना कर सके हमें काम करना चाहिए। And we should break the chain of this whole vicious cycle somewhere down the line. That's all I have to add and contribute. And thank you for this opportunity, Vivek. Thank you so much. थैंक यू सो मच आशीष जी। और अब मैं रुक करूंगा डॉक्टर बनावली की तरफ। सर, क्योंकि हम इमोशनल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, हम इस नीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए क्या कोई ऐसी स्टडी है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता हो कि जो कैंसर की रिकवरी है वो इमोशनल या सपोर्ट, सोशल सपोर्ट की वजह से बढ़ जाती है, या उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ता है? काफी स्टडीज तो काफी है। और जैसे एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग, एक्चुअल डॉक्टर अरविंद साहब जब बात कर रहे थे तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी जो पब्लिश हुई है हमारे जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी ने, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंसर जर्नल्स, जहाँ पे उन्होंने एक किया था कि 2 सेट पेशेंट्स के उन्होंने लिए थे। सॉरी, 2 सेट पेशेंट्स के लिए थे। एक सेट में उन्होंने पेशेंट्स को कुछ बताया नहीं था। उन्होंने वो पेशेंट्स एक ग्रुप में बोला था कि इनके लिए आप प्रे करना है, और दूसरे पेशेंट्स थे जिनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। तो जो पेशेंट दे नेवर न्यू ईच अदर, यानी पेशेंट्स को जो उनके लिए प्रे कर रहे थे उनके बारे में मालूम नहीं था, और जो प्रे कर रहे थे उनको पेशेंट दे वर नॉट रिलेटेड, और उनको दे वर नॉट नोइंग दोस पेशेंट। तो अननोइंगली ये किया, और जो स्टडी का एंड रिजल्ट आया कि जिनके लिए प्रेयर किया था लोगों ने मिलके, जो सामुदायिक प्रेयर किया था, उनका आउटकम वाज मच बेटर देन पेशेंट्स वी वर नॉट प्रेड फॉर, तो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी है कि जैसे आपने बताया कि फर्क पड़ता है क्या, तो जरूर पड़ता है। और काफी कुछ यानी इमोशनल सपोर्ट तो मांगता ही है, लेकिन इवन जैसे स्पिरिचुअल सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल ये धीरे धीरे बात मानने लगे हैं लोग। और मेडिटेशन सिंपल जो है, अपना खुद का पावर जागरूक करना, जो मेडिटेशन अल्टीमेटली है आप खुद का अंदर जो पावर है वो करना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, वी कैन नॉट, डॉक्टर्स अलोन कैन नॉट ट्रीट पेशेंट। ये हमें जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए कि हमको पेशेंट का हेल्प भी लगता है क्योर करने के लिए, पेशेंट का सपोर्ट पूरा लगता है, और पेशेंट्स को भी बाकी लोगों का जो इमोशनल, काफी लोगों ने बताया जो सब फैमिली सपोर्ट है, बाकी लोगों का सपोर्ट है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सब मिलके जब काम करेंगे
तभी पेशेंट का आउटकम डेफिनेटली बढ़ता है और क्योर रेट काफी इम्प्रूव होता है। तो इट्स नॉट अ वन कैंसर, तो एक मैं बोलता हूँ इट टेक्स अ विलेज टू ट्रीट वन पेशेंट ऑफ कैंसर। तो नॉट ओनली दी डॉक्टर, और डॉक्टर्स भी आपको मालूम है कैंसर का अनलाइक आपको अस्थमा हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट आपको ट्रीट कर सकता है, लेकिन कैंसर जब होता है तो आपको पूरा एक विलेज लगता है ट्रीट करने के लिए, कि डॉक्टर्स तो लगते हैं, डॉक्टर्स में भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, कीमोथेरेपिस्ट है, सर्जन है, साइकोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, नर्सेज है, तो सोशल वर्कर है। तो ये हो गए, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए भी जैसे आपने अभी इसका मिलाप का बताया, तो मिलाप जैसे हमारे भी इसमें जो फंड रेज करने के लिए हमारा सेपरेट ही है, क्योंकि पहले तो हम खुद करते थे, तो अभी नीड इतना बड़ा हुआ है तो हमारा एक पूरा अलग सिस्टम है जिस थ्रू विच वी ट्राई टू रेज फंड फॉर द पेशेंट। तो फंड लगता है और गवर्नमेंट से आजकल सपोर्ट मिलता है, लेकिन सपोर्ट मिलने के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो काफी कुछ तो उसके लिए भी आपको मदद लगती है, तो काफी कुछ आपको सपोर्ट लगता है। और सिर्फ एक डॉक्टर से या एक इससे आप कैंसर ट्रीट नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे बार बार बताया गया तीन चीज इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहला ये है, एक्चुअली प्रिवेंशन तो हम बात ही नहीं करते, तो सबसे पहले तो प्रिवेंट करना है, क्योंकि 64% इंडिया का कैंसर जो है इट्स टोटली प्रिवेंटेबल, टबैको के वजह से इन्फेक्शन के वजह से, तो ये तो टोटली प्रिवेंटेबल है। नई चीज जो बढ़ रही है अभी ओबेसिटी यानी मोटापन, उसके वजह से 14 है। अभी जो हम हर बार बोलते हैं जो अमेरिका में चलता है 8-10 साल के अंदर इंडिया में आता है, तो अभी अमेरिका में नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर इज नॉट टबैको और एनीथिंग बट ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी जो मोटापन है उससे 14-15 टाइप के कैंसर होते हैं, और कॉमन कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, एंड इसका यूट्राइन कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, कोलन कैंसर है, तो काफी कैंसर जो है ओबेसिटी से होते हैं, तो मोटेपन से होते हैं। तो एक तो वो सिंपल वो प्रिवेंटेबल है, तो प्रिवेंट करने के बाद अगर कैंसर होता है तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस जब अर्ली होती है तो क्योर रेट ही नहीं बढ़ता है, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी काफी कम होता है। किसी ने बताया था, आई थिंक रवि जी ने बताया था 16 लाख की ट्रीटमेंट, लेकिन ये जो है ना आप देखेंगे ये एडवांस कैंसर में यूज होती है, ये जब कैंसर लौट के वापस आता है, रिलैप्स कैंसर होता है तभी यूज होती है। अगर आप अर्ली कैंसर लोगे ना तो अर्ली कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे आई थिंक अनुज ने बताया था कि 8 लाख भी बहुत हो गए, 4-5 लाख में भी आप पूरी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो, 2 लाख में भी कर सकते हो, लेकिन वो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। दूसरा जो है वो बराबर डायग्नोसिस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम घाई करते हैं कभी कभी कैंसर जब होता है ना, लोगों को डरा देते हैं या उनको डर होता है तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू करो, नहीं, जब तक पूरे बराबर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस नहीं होता है, स्टेज बराबर डायग्नोसिस नहीं होता है, ट्रीटमेंट नहीं चालू करना चाहिए। तो बराबर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी उसकी बराबर ट्रीटमेंट करना। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जहाँ पे जाओगे यहाँ पे कैंसर एक्सपर्टीज नहीं है तो वो ट्रीटमेंट बराबर अगर नहीं हुई तो क्यूरेबल कैंसर भी अनक्यूरेबल होता है। तो ये 3 चीज अगर आप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करो, बराबर डायग्नोस करो और बराबर ट्रीटमेंट करो, तो अभी बहुतांश कैंसर जो है क्यूरेबल है। बच्चों में तो हाईली क्यूरेबल है, लेकिन बड़े लोगों में भी क्यूरेबल है, लेकिन ये चीज करना बहुत जरूरी है। और उसको सपोर्ट सिस्टम तो डेफिनेटली पूरे सपोर्ट आप उसके साथ करोगे तो मेरे ख्याल से कैंसर पहले जैसा डरावना नहीं रह जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इट्स क्वाइट अ पर्सपेक्टिव बिकॉज कई बार जो होता है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे एक मिथ है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, लेकिन आपने उस पर एक उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि हर कैंसर का हर स्टेज में इलाज महंगा नहीं है, तो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पाइट। थैंक यू सर। एंड नाउ आई मूविंग टू निशु जी, और उसके पहले जो है मैं रवि से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। रवि, हमें ये बताइए कि एक लंग कनेक्ट करके इनिशिएटिव है जो हम रन करते हैं, और आपको क्या लगता है कि जब हम कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, सपोर्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो कितना कारगर है लंग कनेक्ट या इस तरह का सपोर्ट ग्रुप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें तो। हम बहुत संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको कि सपोर्ट ग्रुप्स का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर सपोर्ट ग्रुप्स से जुड़े हैं आप
तो बहुत सारी चीजें हील हो जाती हैं। हम लोग हीलिंग पे बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें हील हो जाती हैं। लंग कनेक्ट, क्योंकि मैं लंग कैंसर का पेशेंट हूँ, स्टेज 4 है, एडवांस स्टेज है अनफॉर्चुनेटली मेरा, तो मुझे मैं उस नजरिए से देखता हूँ कीमतों को और मतलब चीजों को, बीमारी को भी। लंग कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं, हम मेंटल सपोर्ट भी देते हैं एक दूसरे को सोशल सपोर्ट भी देते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये तरीका ऐसे किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं EGFR म्यूटेड हूँ और कोई और भी पेशेंट EGFR म्यूटेड है, मैं रांची में रहता हूँ, वो हो सकता है वाराणसी में रहता हो या कहीं और इंदौर में रहता हो, तो एक कनेक्शन है जहां पे हम ये बता पाते हैं कि नहीं, मेरा ट्रीटमेंट ये चल रहा था, मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये था, मुझे ये हुआ, मेरे साइड इफेक्ट्स ये थी, इसको ऐसे मैनेज किया, और वो भी अपने चीजों को शेयर करते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए। और पार्टिकुलरली लंग कनेक्ट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि लंग कनेक्ट ने वर्चुअली, लंग कनेक्ट क्या है, लंग कनेक्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वर्चुअली कनेक्ट करते हैं दूसरे से। हर महीने एक मीटिंग होती है, इस मीटिंग में कई कई बार तो 250-250 लोग एक साथ होते हैं, जब हम अपने स्क्रीन पे नहीं देख पाते कि कौन वाला आदमी कहाँ से बोल रहा है, तो इस तरह के लोग जुड़ते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स होना चाहिए, और अगर लंग कैंसर की पेशेंट्स हैं इसमें जो हमें सुन रहे हैं, या उनके केयर गिवर्स हैं, या अगर आप जानना चाहते हैं लंग कैंसर के बारे में, तो लंग कनेक्ट से तो जुड़ना ही चाहिए, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसके अलावा उसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे तरीके हैं जिससे आप लंग कनेक्ट से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच रवि जी। निशु जी, मैं आपसे एक संक्षेप में एक और सवाल करना चाहूंगा, और वो ये है कि क्योंकि केवट जो है, जो इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है और नेविगेशन की हम बात करते हैं वहाँ पे, तो जब हम वाइल वी आर नेविगेटिंग पीपल और वाइल वी आर नेविगेटिंग कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स, क्या कुछ ऐसे 2-4 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफी बड़ी हैं, जो आपको लगता है कि उनको एड्रेस करके बहुत सारा फायदा हुआ है, आगे जाके होगा? निशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? Sorry about that. इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमने एक सर्वे करा था 4 सेंटर्स, TMC सेंटर्स पे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एट्रिक, वाराणसी सेंटर, जो हमारे 2 सेंटर्स हैं एक्चुअली, MPMMCC एंड HVCH, और संगरूर जो हमारा एक रूरल आउटपोस्ट है। तो उसमें जो हमने सर्वे करा था वो एट डिफरेंट फेजेस ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट था। कि पहला जब रजिस्ट्रेशन पे, देन 15 डेज जब के ट्रीटमेंट प्लानिंग का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, देन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड देन लॉन्ग टर्म फॉलो अप, टू अंडरस्टैंड कि इस पूरी जर्नी में पेशेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब हम एक चीज को देखते हैं पेशेंट सेटिस्फैक्शन, तो इनिशियल स्टेजेस में जैसे रजिस्ट्रेशन है या फिर 15 डेज इनटू ट्रीटमेंट है, उसका पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर कम होता है। But as you go on, that is when you come on to long-term follow-up, the patient satisfaction scores went up to 83%. तो एक चीज जो हमने रियलाइज करी कि जितने भी न्यू पेशेंट्स हैं, उनको एक नेविगेशन की या एक इनिशियल कम्युनिकेशन की जरूरत है, बिकॉज वो जब आते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि हॉस्पिटल में किस तरीके के प्रोसेसेस हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। There is a patient who is coming from the hinterlands or rural area, उसके पास और और कोई कॉस्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या चलेगा, उसको अपने विलेज सरपंच से कुछ दिखाना पड़ता है कि that I need support. So इस तरीके के कुछ new patients require more assistance. उसके अलावा जो हमने इस इनिशिएटिव से देखा कि we have to look at, this is not just firefighting but also it is a smoke detector. तो हम एक एल्गोरिथम से पेशेंट्स को ट्रायज करते हैं जिनकी एडिशनल वल्नरेबिलिटीज हैं, जिनका लैक ऑफ सपोर्ट है, इंश्योर्ड नहीं है, जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं जिनके पास केयर गिवर्स नहीं है, who need surrogate caregiving. So ऐसे करके कुछ वेज से हम उन पेशेंट्स को ट्रायज कर सकते हैं जिनको हम फॉलो अप कर सकते हैं। टाटा एट्रिक में हमने 100 पेशेंट्स को 4 दिन में फॉलो अप करा, within 4 days of registration, 60% of patients needed help. चाहे वो कुछ हॉस्पिटल प्रोसेस का था, चाहे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का था। There are in BBCI in Guwahati,
we give treatment is there, then we give adjuvant treatment. 40% people did not know that they have to come in for adjuvant treatment. So then there is loss of compliance to follow up, there is dropout rate. तो अगर इस तरीके से हम कुछ robust system develop कर सके, जैसे कि हमें patient की needs के बारे में पहले से पता हो, और जो patient जिस तरीके से cancer journey में जा रहा है, उसको कहाँ जरूरत होगी, हम उस तरीके से उसकी मदद अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो हमारा जो एक network है, तो जैसे पेशेंट ओपीडी में आता है तो हमारा कीवर्ड वहां भी उससे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन पे भी मिलेगा. देन इफ द पेशेंट हैज सबमिटेड सम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स टाइम पे आई है कि नहीं आई है. In 2018 जब हमारा navigation program नहीं था, so the treatment planning time was 27 days. With the navigation program, we did a small random sampling across 4 main disease sites: GI, head and neck, gynec and breast. So उसमें the treatment planning time reduced to 15 days because of the timely intervention, also the case escalation. तीसरी चीज जो जब टाटा हॉस्पिटल शुरू हुआ था 1941 में, तो एक मिशन स्टेटमेंट था टाटा हॉस्पिटल का कि गिविंग द पेशेंट his best chance at life, or failing that his best chance to find comfort and quality of life. ये चीज हमको as a healthcare system समझने की बहुत जरूरत है कि false hope नहीं देनी चाहिए. पेशेंट की जो needs हैं, उनको पेशेंट goals क्या हैं, treatment goals क्या हैं, उसमें कितना पेशेंट का involvement है, all these things we have to keep into account. At Tata Hospital, 60% of our patients come from outside Maharashtra because they come to a tertiary care center. So उनकी problems ही, आपका language barrier, somebody mentioned that. Then you have transport, commuting, then food, accommodation. All these things form, barriers to care. And इस हिसाब से वो patient या तो complete नहीं कर पाता है. And of course, affordability. So the kind of educational background, आप patient को किस तरीके से समझाएंगे कि ये आपका treatment है, ये थोड़ी uncertainty है, आपको पहले कीमोथेरेपी दी जाएगी, उसके बाद वो tumor size reduce करके फिर we will see whether you can be slated for surgery or not. There is a lot of support that you need to give for virtue of information, counseling, hand-holding. ये सब एक, there is, you have to really fill in the gaps. Also, the fact is, in Punjab recently, they did health awareness talks in schools. So jab screening camps were, so actually the girls brought their mothers for the screening camps. So I think the integration of society, as we had also talked about, is extremely important. थैंक यू निशु जी. मेरा एक शॉर्ट सवाल अरविंद भाई से है. अरविंद भाई, हमें ये बताइए कि आपके अनुसार, मतलब क्या लगता है आपको कि जो कैंसर से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनती हैं या जो एडवोकेसीज होती हैं, उसमें क्या कैंसर केयर गिवर्स को इंक्लूड करना चाहिए, या हालांकि बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है, लेकिन if you can briefly share your experience and perspective about it. It is 100% important. जैसे कि मैम ने कहा, I think everyone is a stakeholder. किसी की जिंदगी और डेथ के बीच someone is a decision maker, और कोई उन फैसलों का receiving end पे है, good and bad both. You're surrendering your total responsibility to your son, to your daughter, या husband, wife, कोई भी जो आपका ख्याल रख रहा है. I think I completely agree with the fact कि एक अलग से पॉलिसी होनी चाहिए. Insurance, hassles should be a lot more easier. Support systems, जैसे रवि भाई ने कहा, आज जमाना WhatsApp का है, तो दिन में उठकर हम 1000 तरह की चीजें फॉरवर्ड करते हैं कि ये खाने से हो जाता है, वो खाने से हो जाता है. तो the internet is like fire, एक वाइल्ड फायर की तरह है, अगर उसको सही तरीके से हम यूज कर पाए. I like what Anuj said, how Milap comes together to raise the money. This is also the time जब अर्बन और रूरल के बीच में एक बड़ी कॉमन थ्रेड है, and that's called a smartphone, जो आजकल सबके हाथों में है. It allows us to give information a lot more easier. मदद हमें बहुत जल्दी मिल सकती है. सवाल सिर्फ इतना, जैसे रवि जी ने कहा, are we using it well? क्या हम इसको सही अंदाज में यूज कर रहे हैं? So इस प्रोग्राम के माध्यम से requesting all रेडियो प्रेजेंटर्स या टेलीविजन एंकर्स, आपके हाथों में जहां पर लाखों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, पॉडकास्टर्स, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यार वो सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके ना वो अच्छी चीजों को पोस्ट मत करो. कभी कभी ऐसी चीजों को पोस्ट करो जिससे किसी की जिंदगी बच सके. तभी जाकर तुमको सही मायने में कोई इन्फ्लुएंसर बताएगा.
क्योंकि जमाना जब इतने इन्फ्लुएंसर्स का हो चुका है, you have to make and use the platform to talk sense, otherwise फिर आपने क्या करा? रवि जी is a journalist, so use the power ताकि आप अपने शब्दों से लोगों तक और पहुंच सकें. I think that's wonderfully can be done. मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा. Yes, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा is we should really collectively create a community, एक pan India community, एक pan India community जहां पर मैम people don't know एक oncologist और एक radiation completely अलग person है. उनको लगता है कि दोनों काम एक ही इंसान करता है. I think these are the little details and that's why such sessions are so very important. लेकिन हर शहर में, हर गांव में, हर प्रांत में, whatever little that we can do, जहां तक हम लोगों तक पहुंच सके, we should have more and more such sessions. I think it makes a lot of difference. जब बातचीत होगी, जब लोगों को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये मिस्टर विवेक नाम के एक इंसान है या अरविंद जी जो कलकत्ता में रहते हैं या मिस्टर रवि जी जो बात कर रहे हैं, जब 4 जगह से सही इंफॉर्मेशन आएगा तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि करना क्या है. एंड आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी की रोल. वन लास्ट पॉइंट, स्कूल्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड टीच किड्स टू बिकम केयर गिवर्स आल्सो फॉर द नियर फ्यूचर. आपने उनको A+B होल स्क्वायर सिखाना है, दैट्स completely okay for the kind of education that they have, but like foreign countries or abroad countries, I think हर बच्चे को हमारे देश में you should have a caregiving. I mean, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे सकता हूँ. अगर क्लास 2 से क्लास 4 का बच्चा किसी भी ओल्ड एज होम में जाए और उसको एक प्रोजेक्ट मिले कि आप इस ओल्ड एज होम को किस तरह और अच्छा करोगे, जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, then he is ready for his father and mother. उसको वो एक्सपीरियंस याद रहेगा and then you trigger something in him. I know it's a very crazy solution, but कंपल्सरी करो. अगर मैथ्स के लिए 100 मिलते हैं तो फिर इसके लिए भी 100 मिलने चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वैलिड सजेशन अरविंद भाई. एक एस्पेक्ट है, हालांकि हमने बात करी फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, केयर गिविंग एस्पेक्ट की, इवन मेडिकल एस्पेक्ट्स की. एक एस्पेक्ट जो है अभी छूट गया है और उसके लिए मैं अपने होस्ट को ही इनवाइट करना चाहूंगा. रोशी जी, हमें बताइए कि व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, लाइक आज गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इन द स्पेस ऑफ कैंसर, and where do we see it as more collaborative effort, be it public private partnership, like in fact space है, lung connect है, इस तरह की जो चीजें हैं we are doing on our own, like but how do we kind of इस नदी को कैसे मेन स्ट्रीम समंदर में डाला जाए so that it reaches more and more number of people? हाँ, तो जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, पॉलिसी में भी काफी कुछ अब हो रहा है. एक तो प्रिवेंशन का जो पूरा एस्पेक्ट है, प्रिवेंशन या हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सरकार बना रही है पिछले कुछ सालों से, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हर जगह जाके लोगों की जो कॉमन कैंसर्स हैं उस पर स्क्रीनिंग करें, उनकी अर्ली डायग्नोसिस करें, उनका हम अर्ली रेफरल कर पाएं. तो अभी तो ये सेंटर्स की कैपेसिटी हम लोग बिल्ड ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो है मैन पावर को स्किल करना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप देखेंगे जो आपका मैन पावर है प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में, उनको ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज हैंडल करने की आदत है. उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर अभी तक हैंडल करने की उतनी आदत नहीं हुई है. तो हमें उसको ट्रेनिंग जो हमें देनी है मैन पावर को, वो एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैलेंज है और वो सरकार को बहुत बड़े स्केल पे करना है अगर इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सक्सेसफुल बनाना है. तो एक तो वो हमारी पहल है प्रिवेंशन और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोशन की तरफ. दूसरा ऑफ कोर्स, जैसे कि आप कुछ लोग जानते होंगे कि आयुष्मान भारत है जो इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन उसके लिए कई इश्यूज भी रहते हैं कि भाई उसमें जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी आना चाहिए. जैसे बहुत कई बार ट्रीटमेंट्स महंगे होते हैं कैंसर के, जो बिल्कुल कटिंग एज होते हैं, वो अभी हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स शायद कवर ना करती हों. तो वो एक एरिया है जिसमें हम लोगों को और अभी चर्चा करनी है, एडवोकेसी भी करनी है. और बाकी जो कॉस्ट हैं कैंसर केयर के, क्योंकि एक तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है कैंसर का, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारे होते हैं. तो उनको हम किस तरह से और बेटर कवर कर सकें, जो भी हमारी स्कीम्स हो, वो एक हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज है, नेक्स्ट फ्रंटियर है.
पॉलिसी के हिसाब से। तो मैं कहूंगी कि इसमें जो इस तरह के ग्रुप्स भी हैं, चाहे हम वॉलंटरी ग्रुप्स ही हो, इस तरह के की स्पेस हो या लंग कनेक्ट हो, इनकी एडवोकेसी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आप जितना चर्चा करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, अपनी आवाज पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे, इन इश्यूज को उतना इम्पोर्टेंस मिलेगा और अर्जेंसी मिलेगी। अगर पॉलिसी मेकर्स देखेंगे कि अरे बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं जो आके सामने ये कह रही हैं कि भाई ये वाली इम्यूनोथेरेपी को इंक्लूड होना चाहिए हमारी इंश्योरेंस स्कीम में, या इस तरह के कॉस्ट को कवर होना चाहिए, अगर ये डिमांड आएगी और अगर बहुत लोगों से डिमांड आएगी, तो पॉलिसी मेकर के लिए भी जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है वो बढ़ेगा। तो मैं कहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें, एडवोकेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है। और आज तो हम लोगों ने एक शुरुआत की है एक पहल की, और ऑफ कोर्स आगे आई थिंक इस ग्रुप को और बहुत कम्युनिटी को बिल्ड कर, मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो एडवोकेसी के स्पेस में है, वेल एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी बना सकें स्पेस को, यही मेरी उम्मीद है। जी, थैंक यू सो मच उर्वशी जी। और मुझे लगता है कि मुझे एक सवाल इनफैक्ट पूछना था अनुज से कि अनुज, क्राउड फंडिंग की जब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी बोलता है ना कि पैसा जो होता है वो एक फ्यूल की तरह होता है, आप कुछ भी करते हैं। मुझे एक बहुत पुराना इंसिडेंस याद आ रहा है। एक चाचा थे, मतलब व्हेन आई वाज लाइक 10 years back, I was a very different kind of person altogether. I was quite materialistic and I had different aspirations. तो एक मेरे अंकल हैं, उनसे बड़ी बहस हो गई थी मेरी। तो उन्होंने, मैं बोला कि भाई पैसा जो है वो पैसा ही भगवान है। तो बोले, तो उन्होंने क्या बोला कि और जो चीज़ है वो मुझे बड़ी याद रही, और बड़े तंज मारते हुए उन्होंने बोला कि बेटा, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के तुम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो। एंड बड़ा टशन सा होता रहता था हमारे बीच में। लेकिन जब हम बात करते हैं क्राउड फंडिंग के पैसों की, यहाँ पे तो हमारे पास एक व्यक्ति है अनुज। तो अनुज, हमें बताइए कि क्राउड फंडिंग का जो कुछ रोल क्या हमारे जैसे सोशल एंटरप्राइजेस हैं या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन वेरी ब्रीफ बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एक्सीडेड आवर टाइम. So what is the expectation that we can have from platforms like Milap, and how can we come together and raise more funds from people to support many families beyond treatment? Because खर्चा जो होता है वो ट्रीटमेंट का तो होता ही है, लेकिन ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके बारे में शायद कोई ध्यान नहीं देता है या वो प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते हैं. I think two things here, right? One essentially is what we have seen is crowdfunding crowdfunding is like a band-aid, right? Let me start it. It is not a systemic solution at all. In an ideal world, crowdfunding shouldn't exist for something like healthcare, but it is a band-aid, right? And it solves when there are cracks in other systems per se. So if people fall through the cracks of, like Urvashi ji was talking about, some drugs that are not covered under insurance, some treatments that are not covered under insurance, etc. per se. That's where crowdfunding really sort of adds as an additional sort of a value. And one of the things is also the flexibility that crowdfunding brings in, right? So when people raise money for treatments, it's not just the treatment alone. They also raise money for the transportation. They also raise money for post-transplant, post-curative treatment, because most of these are chronic ailments, right? There is a lifelong, in some scenarios, there is a requirement for lifelong management, right? The thing about crowdfunding is it's decided by the people who are contributing. People resonate with what your ask is, they are willing to support. There are no arbitrary rules saying that, this will be done, this cannot be done, etc. per se. It all depends on the individual and the community per se, which is why we've made it very flexible. As long as you tell what your need is, right? It could be for nutrition, it could be for post-transplant requirements, etc. And you make it very transparent to the people, and more often than not, people support that, right? So I think that is the biggest sort of plus of crowdfunding, that the rules are defined
on the need basis, and it is not something which is a very top down, it is very bottom up, so to speak. So that flexibility, yes. The flip side of it is it is never guaranteed. So, it's not like everybody who wants to sort of raise money is always successful in raising it per se. Like I told you the data some time back, right? So it comes with its pros and cons, but if you were to leverage crowdfunding for pieces which are not otherwise covered by, your existing, be it CSR, be it insurance, be it other kinds of support that is available, then it really adds value. Whether it is for an individual patient, whether it is for a hospice, whether it is for a hospital, it adds value. Right. थैंक यू सो मच अनुज एंड मुझे लगता है कि काफी सारा समय जो है हमने आज साथ व्यतीत किया और जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स का नंबर कम होता जा रहा है मुझे लग रहा है कि काफी लंबा सेशन खिंच गया है। विवेक सॉरी जी मैं प्लीज एक बात कह सकता हूं, जस्ट एक लाइन प्लीज I've been listening to this conversation so intently. Anuj, thank you so much. I think both of us can talk in Tamil और किसी को समझ में नहीं आएगा अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो, but ரொம்ப நல்ல சொன்னேன். I just like to add one more point, and it's a very, मैं थोड़ा out of the box सोचता हूँ. I needed to say this in this forum. कोई तो सुन रहा है, कोई तो देख रहा है जो कुछ करेगा, and especially with all of you watching. Have you ever noticed किसी कैफे में आप जब जाते हो, if I'm taking care of someone who's suffering from cancer, the person wants to step out of the house. थोड़ा जिंदा फील करना चाहता है, वो भी एक कैपेचिनो लेना चाहता है, वो भी एक मूवी देखना चाहता है, वो भी एंजॉय करना चाहता है. None of the cafes have anything for medically ill people जो आ रहे हैं. हो सकता है वो प्यूकिश फील करे, हो सकता है कि उनको चलने में कोई दिक्कत हो, व्हीलचेयर की जरूरत हो. ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी होगी which will make a lot of difference if we could have a very inclusive cafe for the first time. I don't know ऐसा कोई exist करता है जहां पर जिनके लॉस हुए हैं, people who have lost their loved ones, they should come to that cafe to take care of people who don't have anyone to be taken care of. It's a very out of the box idea. Then my loss can be compensated जब मैं किसी और का ख्याल रख रहा हूँ. That's the only way I can get over it. मैं रो सकता हूँ 10,000 बार, but the only way we can live in a world is to help each other. If we can come together in such a unique cafe, I don't know, maybe at Tata or wherever, it'll be a wonderful initiative. If we could, if someone could do this in the city, it will be one of the most unique cafes. और वो ऐसी कैफे होगी जहाँ पर कोई फिक्स मेनू नहीं है, आपने खाना वही बनाना है जो दूसरे को अच्छा लगता है. So the ones who are getting the people are the ones who are going to be working in the kitchen also. Make it a very homely ambience. Invite others. That place could become the cornerstone for all kind of community discussions regarding cancer or medical illness. Sorry, that's all I had to say. Very, very. मैं अनुज की बातें सुनते सुनते मुझे वो आइडिया है, तो मैंने सोचा जब आ गया तो शेयर कर लूं. सॉरी. बिल्कुल, बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने ये बड़ा नोबल आइडिया शेयर किया है. श्योर यू नेवर नो, कल को शायद हम ही बना ले या कोई और सुन रहा हो जो हमें वो बना ले इस तरह का एटमॉस्फेयर जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद हो सके. एंड फॉर दिस इज ऑल फॉर दिस इवनिंग फ्रेंड्स. एंड हम हर महीने मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि अभी तो बातें सब शुरू हुई हैं और बहुत सारा काम करना बाकी है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू कम टुगेदर एंड बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिक इनिशिएटिव. उर्वशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी और रेदर टू शेयर द वोट ऑफ थैंक्स? नहीं, मैं बस माफ करिएगा, थोड़ी यहाँ आवाज आ गई है मुझे जहाँ आना पड़ा एक मीटिंग के लिए. लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हम लोगों ने एक शुरुआत की है और बहुत अच्छा आई थिंक पैनल डिस्कशन रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है, बहुत अच्छे हमारे आज स्पीकर्स थे. और मैं देख रही हूँ कि लोगों की क्वेश्चंस भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. हम अगली बार उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट्स को इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे. तो धन्यवाद विवेक जी आपका, आपने इसमें मेरा बहुत सहयोग दिया है. मैं कई बार इसको ड्राइव नहीं कर पाई तो आपने लीड ली, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे जाके यही कोशिश करेंगे कि स्पेस रियली एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बने जो कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर्स, सबको एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर पाए. तो इसी उम्मीद के साथ हम इस पे काम करेंगे. और धन्यवाद आप सबका.
थैंक यू रोशी जी, थैंक यू बनावली सर, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आई नो आपको कहीं जाना था और आप काफी देर तक रुके रहे ऑफिस में। माय अपॉलॉजीज फॉर द डिले। रवि, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू। निशु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Anoj and Ashish bhai and Arvind, big hug to you, man. We'll meet soon. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much.